हकलाते हैं कुछ लोग, हमने देखा है, ये मसला बच्चों में भी हमें नज़र आता है, इसके अलावा बड़ों में भी नज़र आता है. तो सबसे पहले तो इसकी वजूहात क्या बनती हैं, दूसरा फिर इसको स्पीच थेरेपी के ज़रिए किस तरह से ट्रीट किया जाता है? पहली बात तो ये है कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. इसमें फैमिली टेंडेंसीज भी हो सकती हैं, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है. लाइक कोई टीचर स्टैमर करता है या कोई जानने वाला स्टैमर करता है, बच्चे देख के उसको भी शुरू कर देते हैं. अच्छा, ये स्टैमरिंग दो तरह से हो सकती है. एक तो डेवलपमेंटल हो सकती है, यानी बच्चा छोटा 2, 3, 4 साल का, जैसे ही उसने बोलना शुरू किया उसने साथ स्टैमरिंग शुरू कर दी. कुछ बच्चों में ये स्टैमरिंग खुद बहुत कुछ दिनों में ख़त्म हो जाती है, कुछ महीनों में ख़त्म हो जाती है. अगर ये 6 महीने से ज़्यादा रह जाए तो इसको थेरेपी की ज़रूरत भी होती है. और दूसरी बात ये है कि इसमें ज़्यादा चांस ये होता है कि अब बच्चा इसी के साथ रहेगा. उसमें ये होगा अगर आप थेरेपी लेंगे तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, बेहतर हो जाता है बच्चा. दूसरी ये चीज़ होती है कि किसी भी एज में ये चीज़ शुरू हो सकती है. तो ये दोनों फैक्टर हो सकते हैं. लेकिन अगर बचपन से बच्चा कर रहा है तो जाहिर है उसके ठीक करने के लिए, क्योंकि ये आदत बन जाती है फिर आपकी, अनकॉन्शियसली आप इस चीज़ के आदी हो जाते हो और बार बार कर रहे हो. अच्छा, जो बच्चे हकलाना शुरू कर देते हैं तो उनमें फिर पेरेंट्स का कितना रोल होता है? लाइक कुछ लोग जो है वो बच्चों को शर्मिंदा करवाना शुरू कर देते हैं कि कुछ लोग नहीं 99% ये काम करना शुरू कर देते हैं. उनको टोकना शुरू कर देते हैं और उनको ये प्रेशराइज करते हैं कि आप जानबूझ के ये चीज़ कर रहे हैं. और बच्चा इसमें बेबस होता है. जाहिर है वो उन माँ बाप को जवाब दे सकता है और वो चीज़ अंदर ही अंदर उसको फ्रस्ट्रेट करती रहती है कि मैं जान के नहीं कर रहा लेकिन मुझे डांट भी पड़ रही है. तो ऐसे में पेरेंट्स बच्चे को बकअप किस तरह से कर सकते हैं? अभी यहाँ पे ये कि पहली बात तो ये कि आप उनको टोके मत. वो स्टैमर कर रहे हैं ना, उससे कहें अच्छा चलो दोबारा से सांस लो और दोबारा से बताओ, ठीक है, आप जल्दी मत करें. दूसरी बात, टोके मत. तीसरी बात, लोगों के सामने मेंशन मत करें कि ये स्टैमर करता है. लाइक हमारे पास आएंगे ना तो कहेंगे बोल के दिखाओ. जब वो ये बात कहती हैं तो अच्छा भला बच्चा बैठा हुआ वो आई का कॉन्टेक्ट लूज कर जाता है, कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है और बिल्कुल म्यूट हो जाता है. अब इस हालत में 4, 5, 6 साल के बच्चों को आप मुंह से कैसे निकलवाएंगे? तो उनको कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो बच्चा ईजी हो के एटलीस्ट वो जो स्टैमर कर रहा है उतना ही करे, वो कन्फ्यूजन में आके ज़्यादा स्टैमर ना करे. क्योंकि अगर सीवियरिटी बदल रही है, अगर इंटेंसिटी बदल रही है तो जाहिर है आपका जो एक थेरेपी का प्लान है वो सारा चेंज हो जाएगा. तो एक तो ये चाइल्डहुड हो जाएगा जो बच्चों में चल रही है, डेवलपमेंटल हो जाएगी. दूसरा ये हो जाती है कि किसी भी उम्र के हिस्से में किसी को भी ये दिक्कत पेश आ सकती है. अच्छा, स्टैमरिंग को जनरली हम ये कह रहे होते हैं बहुत अटक के बोल रहा है, रुक के बोल रहा है, दरमियान में पॉज बहुत ज़्यादा दे रहा है. तो उसमें ये होता है कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो दरमियान में इनएप्रोप्रिएट पॉज देते हैं, यानी इतनी देर के लिए खामोशी रखते हैं. हम चाह रहे होते हैं कि अभी ये बोलेंगे, वो भी स्टैमरिंग का हिस्सा है, ठीक है. लेकिन चूंकि वो बार बार रिपीट नहीं कर रहा होता या अड़ नहीं रहा होता तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं. लेकिन ये चीज़ें भी इसी स्टैमरिंग में ही आ रही होती हैं. तो दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे हमारे माशरे में, क्या पूरी दुनिया में, लड़कों में स्टैमरिंग ज़्यादा पाई जाती है और लड़कियों में निस्बतन कम पाई जाती है. हाँ, ये वो फैक्टर्स हैं जो अभी तक किसी को नहीं पता. बोलती है, मुझे लगता है लड़कियों के लिए ज़िंदगी पहले बड़ी मुश्किल होती है. तो अगर उनको वही बात है, वो स्ट्रगलर मुझे लगता है ज़्यादा होती हैं, तो वो इसमें से निकल आती हैं. अच्छा, तो अगर आप ये सोचें अगर 4 लोग स्टैमर करते हैं तो उसमें से 3 लड़के होंगे, 1 लड़की होगी. अच्छा, तो ये रेशियो है 1:3 की रेशियो है. तो ये बहुत डिफरेंट. अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमें और बड़ी इंटरेस्टिंग देखने में आती है, कुछ अगर हम सिंगर्स को देखें, जब वो गाना गाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक फ्लो में गाना गाते हैं, लेकिन अपनी रियल लाइफ में जो है वो बात करते हुए दूसरों से हकलाते हैं. अच्छा, यहाँ पे जब हम स्टैमरिंग की बात करते हैं, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आ जाती हैं. कुछ लोग सिर्फ बात करते हुए स्टैमर करते हैं. वो गाना गा लें, उनसे पोएम करवा लें, उनसे काउंटिंग सुन लें, जो चीज़ उनको पहले से ज़बानी आती है उसमें वो स्टैमर नहीं करेंगे. अच्छा, दूसरी बात आ जाती है कि रीडिंग करते हुए भी कुछ लोग स्टैमर करते हैं, कुछ लोग स्टैमर नहीं करते. अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? दिमाग तो वही है, बोलना भी वही है. जहाँ पे दिमाग को खुद से प्रोसेस करना पड़ती है इन्फॉर्मेशन. लाइक मैंने आपसे एकदम से कोई सवाल कर लिया जो आप हमारे प्लान में नहीं हो, तो क्या होगा? अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा. जब सोचना पड़ेगा तो यहाँ पे प्रोसेसिंग में आपका प्रॉब्लम आएगा और आप स्टैमर करेंगे. जो चीज़ आपको याद है वो चाहे 10 पेजेस की भी वो आप सुना देंगे, उसमें इशू नहीं होगा. तो जो स्टैमरिंग है उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? जो आपकी प्रोसेसिंग चल रही है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है इनसाइड द ब्रेन. अच्छा, कोई कॉमन एक्सरसाइज अगर हम बात करें जो हकलाने में हेल्प कर सकती हैं, स्पीच में हेल्प कर सकती हैं? जो इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, पहली बात ये है कि आपका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है. लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, आमतौर पे आपने इनको देखा होगा
کہ اگر سانس ٹوٹ گیا تو پھر بھی بولنے کی کوشش زور لگا کے کر رہے ہوتے, تو یہ چیز نہیں کرنی ہوتی. کیونکہ ہیبٹ ہے, اگر کرنی ہے تو وہ بچے بار بار کر رہے ہوتے ہیں, ایون ایڈلٹس بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ چیز ہم نے بار بار کرانی ہوتی ہے کہ وہ درمیان میں لمبا سانس لیں, ریلیکس ہو کے بات کریں, اور جہاں پہ ان کا سانس ٹوٹ رہا ہے وہاں پہ دوبارہ رک کے دوبارہ سانس لیں اور دوبارہ بولیں. جلدی نہ کریں. دوسری بات یہ ہوگی, یہ ساری ہیبٹس ہیں, ہیبٹس کو چینج کرنا آسان نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ نیل بائٹ کرتے ہیں, اگر وہ تھوڑا سا بھی اسٹریس میں آئیں گے ان کا ہاتھ منہ میں چلا جاتا ہے, وہ روک نہیں پاتے اس چیز کو. یہ عادتیں اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ان پہ ینگ ایج سے کام کرنا کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ اس لیے. تو ان کو یہ بریدنگ ایکسرسائزز کراتے ہیں تاکہ وہ ریلیکس ہو. دوسرا, ان کی باڈی بڑی اسٹف ہو جاتی ہے, پورے یہ مسل اسٹف ہو جاتے ہیں, ان ساروں میں پین ہو رہا ہوتا ہے, وہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ ریلیکس کرنے کے لیے آپ ان کو موو کرائیں اور اپنا باڈی اوور آل باڈی جو آپ کا اسٹیچر ہے وہ ریلیکس رکھیں تاکہ وہ ٹینس نہ ہو. جتنا ٹینس ہوگا اتنا زیادہ اڑے گا. اس کے علاوہ اگر ہم اسٹیمرنگ کی بات کریں تو یہاں پہ ایک اور ٹرم بھی آ جاتی ہے, کلٹرنگ جس کو ہم بولتے ہیں. اس میں اسپیڈ بچوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے, ایون ایڈلٹس کی بھی. وہ اتنی اسپیڈ میں ہوتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے, بہت زیادہ فرق نہیں ہے, دونوں میں ہی اڑ رہے ہوتے ہیں. ایک میں اسپیڈ کم ہوتی ہے, دوسرے میں اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. جس میں اسپیڈ کم ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا بولنا ہے لیکن میں اڑ رہا ہوں. جس کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں. وہ اس کے سینٹینس اسٹرکچر سے نکل جاتا ہے کیونکہ اس کے دماغ میں وہ پروسیسنگ اتنی گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آتی میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں. تو یہ دونوں وہی بات ہے, ان کے لیے تھیراپیز ہیں, تھیراپی کرتے ہیں, اس کے بعد ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں ان کی, بٹ ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے پھر ولنگ ہونا بہت ضروری ہے. بہت بار ایڈلٹس آتے ہیں, جی میل آیا ہوا ہے 24 سال کا ہے 26 سال کا ہے, جی میری شادی ہونے والی ہے تو گھر والوں نے کہا تھیراپی کرا لو ورنہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اگر وہ اس مائنڈ کے ساتھ ہے اس کو فرق نہیں پڑتا تو ظاہر ہے وہ کتنی ایفرٹ کرے گا. تو یہاں پہ ایفرٹ ختم ہو جائے گی. لائک ایک مرتبہ ٹوئن بردرز آئے, دونوں 14 ایئرس کے تھے, انہوں نے کہا ہم دونوں اسٹیمر کرتے ہیں, ہمارے فادر بھی اسٹیمر کرتے تھے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اگر بچہ اس مائنڈ کے ساتھ آیا تو آپ اس کو کتنی پریکٹس کرا سکتے ہیں. اگر کوئی ولنگ نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے. چھوٹا بچہ پھر بھی وہی بات ہے, ایک پیرنٹل پریشر میں آ کے آ جائے گا, بٹ ایک ایڈلٹ یہ سوچ کے آئے کہ مجھے تو فرق نہیں پڑتا, گھر والوں نے کہا ہے تو اوکے میں آ گیا ہوں. اب اس میں ہم ہینڈز اپ کر لیتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہمارا جو کام ہے وہ ان کو بتانا ہے, ہم گائیڈ کر سکتے ہیں, ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے, وہ اس بندے نے خود کرنا ہے. اگر وہ ولنگ ہے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, بٹ اگر وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے کہ اب مجھے فورس کیا گیا تو اوکے میں آ گیا ہوں, اب بتائیں میں نے کیا کرنا ہے, تو اس میں پھر چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. رائٹ, اوکے, بہت شکریہ.